ज़रा पाकिस्तान के हालात पे और ख़ास तौर पे सियासी मंजरनामे पे नज़र डालते हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि कल प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब मीडिया से ख़िताब कर रहे थे। बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर उन्होंने रोशनी डाली और बिलखुसूस उनसे सवाल किया गया इलेक्शंस का, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस की तारीख और उसका स्केड्यूल दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि इलेक्शंस डिलेड इज़ इलेक्शंस डिनाइड, यानी जितनी ताख़ीर इलेक्शंस में की जाएगी आप मुल्क और कौम को उसी तरह मुश्किलात में घेर रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है, कल कुछ लोगों को मैंने ये बात करते हुए सुना कि अगर आप केयर टेकर सेटअप का हिस्सा हैं और आइन के मुताबिक अगर आप 90 दिन में इलेक्शंस नहीं करा पाते तो क्या आप भी आइन शिकनी के मुर्तकिब करार पाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल किया जा रहा है। और फिर डिलेस किस बात के हैं? ख़ास तौर पे अगर हम देखते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का जब जिक्र किया गया, इस पे भी प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब ने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि वो जो पहले चढ़ दौड़े थे आइन के ऊपर भी और तमाम तरीके से मुज़ाहमत की थी, अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए 2012-13 का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि वो किसी तौर पे भी मुमकिन नहीं है। देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद भी जहाँ बहुत चर्चा है उनके ख़िताब की, कहा जा रहा है कि ही इज़ प्रॉबली इन द लाइन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर वंस अगेन, उन्होंने भी इंतखाबात पे ज़ोर नहीं दिया। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, आइए इसका जायज़ा लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त बैरिस्टर मौजूद हैं। वकास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके मौजूद होने का। सबसे पहला यही सवाल जो बात की जा रही थी कि अगर केयर टेकर सेटअप का एक ही आइनी मुद्दा और एक ही आइनी उनके पास ज़िम्मेदारी होती है कि इलेक्शंस को फेयर, ट्रांसपेरेंट, सिक्योर तरीके से जल्द अज जल्द कराया जाए, जहां तमाम सियासी जमातों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। ECB के मामलात को देखें, वो अगर वो ये नहीं करवा पाते, 90 दिन गुजर जाते हैं, तो क्या वो आइन शिकनी के मुर्तकिब होंगे? बिल्कुल शिद्रा, वो आइन शिकनी के मुर्तकिब होंगे और 90 दिन का वक़्त तो पहले ही गुज़र चुका है। चूँकि हमारे आईन जी। पाकिस्तान के अंदर कैटेगोरिकली इस चीज़ की वज़ाहत कर दी गई है कि जब भी असम्बली अपने टर्म पूरे किए पहले जो है वो डिसॉल्व होती हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना वो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी होगी। सदर पाकिस्तान आर्टिकल 48 क्लास 5 के तहत तारीख देगा, इलेक्शन कमीशन तारीख को अनाउंस करेगा, प्रिपरेशन करेगा और जिस तरह आपने कहा फेयरनेस बड़ा मैटर करेगी। आर्टिकल 218 है इन्हें जी। पाकिस्तान का, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी इम्पोज करता है कि फ्रीली, फेयरली, जस्टली और ट्रांसपेरेंटली इंतखाबात का इनकाद कराना इनकी ज़िम्मेदारी है। और एट द सेम टाइम ठीक आर्टिकल है। 224 जो है वो 90 दिन का स्पैन जो है वो एक लीगल कवर देता है। अगर लीगल कवर से आप बाहर चले जाएँगे तो अल्टीमेटली कल कला जब ये सब इंतखाबात हो जाएँगे, धांधली का रोना रोया जाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाके पिटीशंस फाइल की जाएँगी कि ये इंतखाबात तो गैर आईनी थे, क्योंकि आइन जो है इसको ठीक है बिल्कुल जी। सपोर्ट अच्छा नहीं वकास, करता, मेरे पास 90 दिन बहुत से सारे बाहर चले गए। सवालात हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़े से मुख्तसर जवाब दीजिएगा ताकि आपसे ज़्यादा मामलात पे जी, जी। गुफ्तगू हो सके। मुझे ये बताइएगा कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब से ये भी पूछा गया कि द करंट सेटअप इज़ बीइंग अक्यूज़्ड कि PMLN के चेयरमैन यानी नवाज शरीफ साहब को साबिका वज़ीर-ए-आज़म भी रह सकते, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बिलखुसूस लोगों ने कहा कि उनकी बायोमेट्रिक्स नादरा का जो अमला है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ही लेता है। इस पे काफ़ी चहमगोइयाँ हुई, जिसको मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी काकड़ साहब ने, उसको डिसमिस कर दिया, कह लेंगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, बहुत सारे प्रोसेसेस को बायपास कर लिया गया, जो लीगल इम्पेडिमेंट्स थे, जो लीगल कंस्ट्रेंट्स थे, उनको रिमूव कर दिया गया बात टू फैसिलिटेट समवन। और बिल्कुल इस तरह हुआ, जो प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट करना और फिर उसके बाद दीगर चीज़ें थी जिसमें इनको बायोमेट्रिक ये देना, ये एक आम शख्स को तो नहीं अवेलेबल। आर्टिकल 4, 5 और 25 की ये नफ़ी की गई तमाम चीज़ों के अंदर, जो कि इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न की बात करता है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, स्टेटस जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी। बट इट्स इसका वेरी अनफॉर्चुनेट प्रोसेस कि होता क्या है? जी, वकास, इसका प्रोसेस जी, होता देखिए क्या सा है? क्योंकि एक और देखें साबका इस वज़ीर-ए-आज़म को तो हमने देखा कि वो कोर्ट के अहाते में जाके जो स्पेशल ऑफ़िस है वहाँ बायोमेट्रिक्स ली जाती हैं। अगर प्रोसीजर और को फ़ॉलो किया जाता तो क्या यही करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, बल्कि जो एक बाज़ाब्ता प्रोसीजर था, जिस तरह जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, आपको याद होगा कि वो बायोमेट्रिक करवा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में और वहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये एक प्रोसेस है कोर्ट का एंड दिस इज़ अ डिफाइंड प्रोसेस। अगर कोई शख्स पैरालाइज़्ड है अगर कोई शख्स मज़दूर है
या कोई पर्दा नशीन खातून है, तो शायद उसके लिए तो ये प्रोसेस अवेलेबल हो सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, उसको सिर्फ़ इस बेस के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें फ़ैसिलिटेट की जा रही हैं, तो मेरे ख़्याल में हमारे मुल्क के अंदर ये आर्टिकल 25 की नफ़ी है और एट द सेम टाइम एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है, इम्पैक्ट दिया जा रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर चाहे आप जितना मर्ज़ी बड़ा ऑफ़ेंस कर लें, फिर जब आप बाद में मुल्क में आएँगे, डील कर लेंगे और आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त सिमत में या डगर पे चल पड़ती हैं, तो आपके लिए तमाम चीज़ें जो हैं वो फ़ैसिलिटेट कर दी जाएँगी। सो अल्टीमेटली जो उनसे अच्छा, क्वेश्चन भी इसमें किया गया थोड़ा-सा कि फ़र्क जी, थोड़ा-सा फ़र्क हमें करने की ज़रूरत होगी। नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी यकीनन उनके जो हामी हैं और पीएमएलएन के जो लॉयलिस्ट हैं, उनके लिए तो बड़ी अच्छी खुशी की नवीद है। वो काफ़ी अरसे से मुंतज़िर थे, 4 साल के तवील अरसे के बाद वापस आए हैं। लेकिन इसको अक्सर कंपेयर किया जाता है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वापसी में, जो कि 1989 और उसके बाद अगर हम 2007 की तरफ देखते हैं। लेकिन इन दोनों में मुशाबहत शायद कम ही है, बिकॉज़ वो एक ख़ुद साख्ता जलावतनी थी। यहाँ पे इनके ऊपर केसेस आयद हैं और जो इनका मुल्क से बाहर जाने का रीज़न था वो काफ़ी मुख्तलिफ है। एक और कल की बड़ी डेवलपमेंट बकास ये थी कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से फ़र्द जुर्म आयद की गई है चेयरमैन पीटीआई पे और शाह महमूद कुरैशी साहब पे, और उनके डिफेंस लॉयर्स ने इसकी जो फ़र्द जुर्म की सेहत है, उसका मामला है, उसको उठाया है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक तो 9 मई के हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ गया और दूसरा जो साइफ़र केस था, जिसमें फ़र्द जुर्म पढ़ के उनको सुनाई गई थी और सिख्त जुर्म से उन्होंने इनकार किया था। और मैं ये समझता हूँ कि दोनों बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो 9 और 10 मई के हवाले से 102 ट्रायल पेंडिंग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ी ज़बरदस्त जुडिकेशन हमारे सामने आई कि मिलिट्री कोर्ट्स के सामने जो राइट टू फेयर ट्रायल है, फंडामेंटल राइट है, वो चूँकि तमाम लोगों को अवेलेबल उस तरह नहीं होता, जिस तरह ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर या दूसरी अदालतों के अंदर अवेलेबल होता है, लिहाज़ा वो तमाम के तमाम ट्रायल जो हैं वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर सिदरा कहूँगा कि 9 मई को या 10 मई को जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ पत्थर उठाया, आवाज़ उठाई, हथियार उठाया, तलवार उठाई, जिन्होंने जलाओ, घिराओ, अमलाक ये और जीएचक्यू के गेट पे हमला किया, उनको प्रेसिडेंट ज़रूर बनाना चाहिए और ये इम्पैक्ट देना चाहिए कि रियासत जो है वो यकसुई के साथ हम आवाज़ है और इन लोगों के खिलाफ वो प्रोसीड करेगी। हाँ, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिस पे शेर रशीद साहब ने भी बात की कि अगर कोई ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर बन सके, चूँकि इनको बहुत ज़्यादा रगड़ा भी गया और ये लोग जो हैं एक सियासी जमात का अगर आलाकार बने, जानते, न जानते, दनिस्ता, गैर दनिस्ता तौर पे, तो अगर इनको माफ़ी आम का ऐलान कर दिया जाए, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक इन लोगों को पॉलिटिकली फेस करना पड़ा और अगर ये चीज़ें दोबारा से यहीं से रिवाइव होती हैं और इंतखाबात पे जा रही है कौम आफ्टर 2 और 3 मंथ्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर एक दफ़ा माफ़ी मिल जाए और फिर आइंदा आने वाले वक़्त के लिए ये गाइडलाइन या एक लाइन ऑफ एक्शन सेट कर लिया जाए कि कल अगर कोई भी शख्स जो है वो इस तरह की मंसूबा साज़ी करेगा, तो फिर उसको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही ट्राई किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। हमारे अगर पुलिस के अगेंस्ट कोई शख्स प्रोसीड करता है तो पुलिस एफआईआर कर सकती है, अदालतों के अगेंस्ट प्रोसीड करता है, गालम-गलौच करता है, तज़हीक करता है, तो कंटेम्प्चुअस प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट की जाए। अगर इसी तरह आर्म फोर्स की इमारतों के ऊपर, उनकी बिल्डिंग्स के अंदर, इंस्टॉलेशंस के ऊपर, शोधा की या तज़ीबात के अंदर कोई शख्स भी उन पे हमलावर होता है, तो उसके अगेंस्ट भी आर्मी को आर्मी एक्ट के तहत ही प्रोसीड करना चाहिए ताकि बिल्कुल सही। वकास, एक्सपीडिशनली बहुत-बहुत शुक्रिया एक्सपीडिशनली हमारे साथ हो मौजूद सके। होने के लिए। मामलात किस तरफ जाते हैं और बिलख़ुसूस जैसे आपने कहा कि इलेक्शन से पहले इनका हल होना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए।